हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में कंपोजिशन स्कीम को डिस्कस करेंगे और असेसमेंट ऑफ कंपोजिशन कैसे होता है वो भी डिस्कस करेंगे विथ न्यूमेरिकल। यहाँ पे हमसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली कंपोजिशन स्कीम की मीनिंग को हमने डिटेल में जो टाइप्स ऑफ रजिस्ट्रेशन वहाँ पे भी डिस्कस किया, पर यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो कंपोजिशन स्कीम होती क्या है? तो जो नॉर्मल टैक्स पेयर्स होते हैं ना, रजिस्ट्रेशन के लिए जिनको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना होता है, तो उन नॉर्मल टैक्स पेयर में भी जो स्मॉल टैक्स पेयर होते हैं, ठीक है? मतलब स्मॉल टैक्स पेयर कैसे डिसाइड होगा? तो एक एग्रीगेट टर्नओवर की एक लिमिट दी गई है, स्पेसिफाइड लिमिट दी गई है। तो अगर आप इस लिमिट के अंदर आते हैं तो आप स्मॉल टैक्स पेयर कहलाएँगे। तो उन स्मॉल टैक्स पेयर के लिए ये ऑप्शन दिया गया, अल्टरनेटिव मेथड दिया गया कि आप चाहें तो कंपोजिशन स्कीम के अंदर टैक्स पे कर सकते हैं, मतलब कंपोजिशन स्कीम के अंदर जीएसटी पे कर सकते हैं। सो बेसिकली ये एक अल्टरनेटिव मेथड है जीएसटी पे करने का, जो कि स्मॉल टैक्स पेयर के लिए एप्लीकेबल है। और स्मॉल टैक्स पेयर कौन से? जो स्पेसिफाइड लिमिट के अंदर उनकी एग्रीगेट टर्नओवर अगर आती हो तो ये बेसिकली स्मॉल टैक्स पेयर का टैक्स पेइंग मैकेनिज्म है। मतलब जो टैक्स नॉर्मली किसी को देना है, नॉर्मल टैक्स पेयर को देना है, उसके ऑप्शंस में आप छोटे स्मॉल टैक्स पेयर हैं, तो आपके लिए हम अलग से चीज़ें बना दी, स्कीम बना दी है, जिसके वजह से आपके जो टैक्स कंप्लायंसेस हैं और जो बाकी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो क्या हो जाएंगी? मिनिमम हो जाएंगी, राइट? तो कंपोजिशन स्कीम की जो सारी डिटेल्स और सारी प्रोविजंस है वो सेक्शन 10 में डील किया गया सीजीएसटी एक्ट के, कि कहाँ पे बताया गया कि भाई किस कौन से ऐसे पर्सन है जो एलिजिबल है कंपोजिशन स्कीम के लिए, मतलब कौन कौन ऑप्ट कर सकता है, कौन ऑप्ट नहीं कर सकते हैं, और क्या क्या प्रोविजंस हैं जिसको ध्यान में रखना चाहिए। तो ये सारी बातें वहाँ पे मेंशन की गई हैं। तो बेसिकली जो ऑब्जेक्टिव है कंपोजिशन स्कीम का वो सिंपल सा है कि सिंप्लिसिटी को लाया जा सके, कंप्लायंस की जो कॉस्ट है उसको रिड्यूस की जा सके स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए। अब मैटर यहाँ पे यही है कि स्मॉल टैक्स पेयर है कौन, क्योंकि ये ऑप्शन सिर्फ स्मॉल टैक्स पेयर को एलिजिबल है, ठीक है? तो उसी को हम कहते हैं स्पेसिफाइड लिमिट, कि वो लिमिट के अंदर अगर आप आते हैं तो आप स्मॉल टैक्स पेयर हैं और आपके पास ऑप्शन है कि आप कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट कर सकते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि कंपोजिशन स्कीम की लिमिट क्या है, मीन्स हम किसी स्मॉल टैक्स पेयर कह रहे हैं। तो बोला गया है कि कंपोजिशन स्कीम जो स्मॉल टैक्स पेयर के लिए डिजाइन की गई है, वो कौन ऑप्ट कर सकते हैं? जिनका एग्रीगेट टर्नओवर अप टू रुपीज 1.5 करोड़ होगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि आप एक नॉर्मल टैक्स पेयर हैं, मतलब आपको जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना था। आपकी एग्रीगेट टर्नओवर की जो लिमिट थी वो 40 लाख या 20 लाख का जो कैटेगरी आता है, उस एग्रीगेट टर्नओवर की जो लिमिट थी उससे एक्सीड कर गई, उस थ्रेशोल्ड लिमिट से एक्सीड कर गई। लेकिन आपका एग्रीगेट टर्नओवर अभी भी 1.5 करोड़ के अंदर ही है, मतलब उस लिमिट से तो बाहर है पर 1.5 करोड़ के अंदर है। तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या कहलाएंगे? आप स्मॉल टैक्स पेयर कहलाएंगे। और आपको जीएसटी सीजीएसटी एक्ट में ये ऑप्शन दिया गया है कि आप चाहें तो नॉर्मल रेट से टैक्स पे करें, जो नॉर्मल टैक्स पेयर्स के लिए सबके लिए एलिजिबल है, या फिर आप बीइंग एन स्मॉल टैक्स पेयर कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट कर ले, मतलब आपको ये ऑप्शन दिया गया, ठीक? तो ये हो गया 1.5 करोड़ हो गया। और स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए ये जो लिमिट है वो 75 लाख की है, लेकिन स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में 3 स्टेट्स को साइड कर दिया गया, मतलब 2 स्टेट्स को, जम्मू एंड कश्मीर और उत्तराखंड को। इन दोनों को छोड़ के बाकी जितने भी स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं उनके लिए 75 लाख की लिमिट हो गई। तो बेसिकली स्मॉल टैक्स पेयर की लिमिट कैसे है? स्मॉल टैक्स पेयर क्या है कि आप 40-20 या 20-10 का जो कैटेगरी है उससे एक्सीड कर रहे हो, पर नॉर्मल स्टेट्स में अगर आप रहते हैं तो आप 1.5 करोड़ के अंदर हो। गुड्स के केस में ये सारी बातें हैं। आप 1.5 करोड़ के अंदर हो रहे हैं। अगर आप स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में आते हैं तो जम्मू एंड कश्मीर उत्तराखंड को छोड़ के आपकी जो लिमिट होगी वो 75 लाख लिमिट होगी, ठीक है? अब जम्मू एंड कश्मीर की क्या लिमिट होगी? तो जम्मू एंड कश्मीर की जो थ्रेशोल्ड लिमिट दी गई है वो दी गई है 1 करोड़ की, कि अगर आप जम्मू कश्मीर या उत्तराखंड के में रहते हैं, वहाँ के सप्लायर हैं, तो आपका एग्रीगेट टर्नओवर 1 करोड़ के अंदर होना चाहिए, मतलब 40-20 से ज़्यादा और 1 करोड़ के अंदर अगर होगा तो फिर आप जो है कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये वो लोग हैं जो कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट कर सकते हैं। बेसिकली ये वो लोग हैं जिनको हम स्मॉल टैक्स पेयर कहेंगे, ठीक? और अगर हम सर्विस प्रोवाइडर के केस में कहें तो पहले सर्विस प्रोवाइडर के लिए अलग से, मतलब एक चीज़ है कि वो इन पे एलिजिबल ही नहीं था कंपोजिशन स्कीम, बाद में अमेंडमेंट के थ्रू इन पे एप्लीकेबल किया गया। तो यहाँ पे बोला गया कि अगर रेस्टोरेंट है तो उसको हटा दीजिए। रेस्टोरेंट के अलावा जो भी सर्विस प्रोवाइडर है उनकी लिमिट 50 लाख की दी गई, कि आप स्मॉल टैक्स पेयर कब रहेंगे? आप 50 लाख तक अगर आपकी लिमिट है तो आप स्मॉल टैक्स पेयर है, आप कंपोजिशन स्कीम के अंदर जा सकते हैं। पर अगर 50 लाख से एक्सीड कर गई तो आप नॉर्मल टैक्स पेयर बन जाएंगे और उस हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ेगा। क्लियर है?
और रेस्टोरेंट के लिए कितना कहा गया, रेस्टोरेंट के लिए एक नॉर्मल कैटेगरी रखा गया 1.5 करोड़ का रखा गया। क्लियर है? तो बेसिकली कंपोजिशन स्कीम के अंदर इंपॉर्टेंट बात क्या हो गई कि ये स्कीम स्मॉल टैक्स पेयर को एप्लीकेबल होगी, और यहाँ पे जो आपको टैक्स जमा करना होगा वो जो स्पेसिफाइड रेट 0% या मतलब 5%, 12%, 18%, 28%, जो रेट दिए गए ना, उस रेट से आपको नहीं देना पड़ेगा कि किस गुड्स, कौन से गुड्स है, कौन से सर्विसेज है, वो कौन सा रेट अट्रैक्ट करते हैं, उसके हिसाब से जीएसटी सबमिट करना नहीं। आपको एक स्पेसिफिक रेट दे दिया जाएगा, उस रेट को आपके टर्नओवर के बेसिस पे आपको अपना जीएसटी सबमिट करना होगा। मतलब आपके टर्नओवर का एक फिक्स्ड परसेंटेज होगा, जिसे हम रेट कह रहे हैं, वही आपको जीएसटी के फॉर्म में जमा करना होगा, टैक्स के फॉर्म में जमा करना पड़ेगा। तो आपको कौन सा रेट एप्लीकेबल है जीएसटी रेट के अकॉर्डिंग वो मैटर नहीं करेगा, आपका फिक्स परसेंटेज होगा, आपको उसके बेसिस पे टैक्स देना पड़ेगा। क्लियर है? यही मेन क्रक्स है कंपोजिशन स्कीम का। तो अब हम बात करते हैं कि रेट कौन-कौन से हैं जो जिस पे कंपोजिशन स्कीम लागू, अगर आप पे कंपोजिशन स्कीम आपने ऑप्ट कर ली है, तो आपका स्पेसिफाइड रेट क्या है, आपको किस रेट से टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है? मतलब अब गुड्स एंड सर्विसेज का जो रेट अट्रैक्ट होता है वो उससे आपको लेना देना नहीं है। अब आपको कंपोजिशन स्कीम के अंदर जो फिक्स रेट दे दिया गया, आपको उससे टैक्स पे करना पड़ेगा। तो बोला गया कि अगर मैन्युफैक्चरर हैं, पर मैन्युफैक्चरर भी कौन? अदर देन द मैन्युफैक्चरर ऑफ सच गुड्स एज़ मे बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट। मैन्युफैक्चरर यहाँ सामान बनाते हैं, लेकिन कुछ जो नोटिफाई किए गए हैं गवर्नमेंट के थ्रू, उन मैन्युफैक्चरर को छोड़कर। अब वो मैन्युफैक्चरर कौन से थे? जैसे आइसक्रीम बना रहे हैं, पान मसाला, टोबैको प्रोडक्ट्स, इस तरह की चीज़ों को अगर बना रहे हैं, नोटिफाइड किए गए हैं वो लिस्ट, अगर उस तरह के आप मैन्युफैक्चरर हैं, तो आप पे नहीं, आप भले ही स्मॉल टैक्स पेयर है, पर आप पे एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर आप ये गुड्स नहीं बनाते हैं और फिर आप मैन्युफैक्चरर हैं और फिर आप स्मॉल टैक्स पेयर है, मतलब आपका टर्नओवर इसी लिमिट के बीच में है, 1.5 करोड़ या 75 लाख जो भी लिमिट है आपकी, उसके बीच में है, तो फिर आप पे कंपोजिशन स्कीम लेवी होगी और रेट आपको आगे मेंशन है। तो ट्रेडर और एनी अदर सप्लायर एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम, मैन्युफैक्चरर भी और ट्रेडर भी, मतलब जो क्रेडिट पे सामान दे रहे हैं, इस तरह के जो ट्रेडर हैं, उधार पे सामान दे रहे हैं, तो वो लोग भी, ट्रेडर्स भी जो व्यापार कर रहे हैं बेसिकली, वो लोग भी यहाँ पे एलिजिबल होंगे। तो उन पे वो कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट कर सकते हैं, और उस वक़्त उनका स्पेसिफाइड रेट क्या है? 1% का, मतलब उनको अपने टर्नओवर का 1% टैक्स देना पड़ेगा, जीएसटी देना पड़ेगा। कौन-सा गुड्स था, वो कौन-सा रेट अट्रैक्ट कर रहा था, उससे मतलब नहीं है। अब आपको आपके टर्नओवर का 1% जीएसटी सबमिट करना होगा, दैट्स इट। जिसमें 0.5% सेंट्रल टैक्स है और 0.5% स्टेट टैक्स होगा। दूसरा क्या कहा गया कि अगर आप रेस्टोरेंट सर्विसेज में हैं, ठीक है, नॉट सर्विंग अल्कोहल, आप एक ऐसी रेस्टोरेंट सर्विस में हैं जहाँ पे अल्कोहल सर्व नहीं किया जाता है, तो आप पे कंपोजिशन स्कीम का क्या रेट है? आप पे है 5% का रेट है। अपने टर्नओवर का 5% आपको टैक्स जीएसटी सबमिट करना पड़ेगा। क्लियर है? 2.5% सेंट्रल टैक्स का हो गया, और 2.5% मतलब सीजीएसटी 2.5%, सीजीएसटी, एसजीएसटी 2.5%, एसजीएसटी या यूटीजीएसटी जो भी है, तो वो आपका 2.5% रहेगा। ठीक है? अगर आप रेस्ट अल्कोहल सर्विसेज को छोड़ दीजिए, आप नॉर्मल सर्विस प्रोवाइडर हैं, ठीक है? अगर आप सर्विस प्रोवाइडर नॉर्मली हैं, तो आपके लिए जो रेट है 6% का है, आपके टर्नओवर का 6%, 3% सीजीएसटी, 3% स्टेट टैक्स। तो बेसिकली 1%, 5%, 6% ये आप पे रेट एप्लीकेबल होंगे। बस इसी फिक्स परसेंटेज, अपने टर्नओवर के यही फिक्स परसेंटेज के हिसाब से आपको टैक्स जमा करना है, रेट से कोई मतलब नहीं है, ठीक? आप मैन्युफैक्चरर की कैटेगरी में आ रहे हैं तो 1%, रेस्टोरेंट जो अल्कोहल सर्व नहीं करती है तो 5%, और अदर सर्विस प्रोवाइडर का केस बनता है तो आपको 6%, मतलब अगर ऐसे रेस्टोरेंट वाले जो अल्कोहल दे रहे हैं, तो वो फिर अपना 6% में ही आ जाएँगे, ठीक है? अब हम बात करते हैं कि ऐसे कौन से लोग हैं जो कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं हैं। अब जब मैं बात ये कर रही हूँ कि ये एलिजिबल नहीं है, इट मीन्स कि वो स्मॉल टैक्स पेयर तो हैं, मतलब उनका एग्रीगेट टर्नओवर उसी लिमिट के अंदर आ रहा है, 1.5 करोड़ या 75 लाख जो भी लिमिट है, या 1 लाख, उसी के अंदर आ रहा है, पर फिर भी वो कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकते हैं। ऐसे कौन से लोग हैं? तो बोला गया कि जो भी गुड्स ऐसी हो रही हैं जो जीएसटी एक्ट के अंदर टैक्सेबल नहीं है, मतलब एग्जेम्प्टेड है, तो वो उन गुड्स में अगर आप डील कर रहे हो, उनकी सप्लाई कर रहे हो, तो आप कंपोजिशन लेवी, मतलब आप कंपोजिशन स्कीम नहीं लेंगे, ठीक? अगर आप इंटर स्टेट सप्लाईज कर रहे हैं, आउटवर्ड सप्लाईज कर रहे हैं, आप इंटर स्टेट कर रहे हैं, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कर रहे हैं, तो आप तब भी आप कंपोजिशन स्कीम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक? अगर आप कोई ई कॉमर्स ऑपरेटर हैं, मतलब आप ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई कर रहे हैं, या ई कॉमर्स ऑपरेटर हैं आप, तो तब भी आप कंपोजिशन लेवी, मतलब कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट नहीं कर सकते हैं। अगर आप
मैन्युफैक्चरर एंड नोटिफाइड गुड्स के, जैसे बताया ना आइसक्रीम, पान मसाला और टोबैको वगैरह, तो अगर आप इस तरह नोटिफाइड गुड्स के मैन्युफैक्चरर हैं तो भी आप कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट नहीं कर सकते हैं। जो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन होते हैं, सीटीपी जिसे कहते हैं, तो वो भी ऑप्ट नहीं कर सकते। इसी तरह जो एनआरटीपी होते हैं वो भी ऑप्ट नहीं, नॉन रेसिडेंशियल टैक्सेबल पर्सन जो होते हैं वो भी कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट नहीं कर सकते। जो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, उसके अंदर जो जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ है आईएसडी के अंदर, वो भी कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट नहीं कर सकते। और वो लोग जो टीडीएस या टीसीएस कलेक्ट करते हैं, मतलब 51 या 52 के अंदर जो आते हैं, जिनको टीडीएस कलेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी या टीसीएस कलेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो लोग भी कभी भी कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट नहीं कर सकते। ये वो लोग हैं जो एलिजिबल नहीं हैं। ठीक है, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस को देखते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रोविजन इन द सेंस कि आप समझिए कि जब आप असेसमेंट करते हैं तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी होंगी। ठीक है, रेट कौन सा एप्लीकेबल हो गया, राइट, और किस पे एप्लीकेबल है, किस पे नहीं एप्लीकेबल है, और क्या क्या रिटर्न्स वगैरह की फॉर्मेलिटीज़ है। ठीक, तो बोला गया कि जो कंपोजिशन जिन लोगों का भी रजिस्ट्रेशन, जो पर्सन का रजिस्ट्रेशन कंपोजिशन स्कीम के अंदर हुआ है, बेसिकली वो कंपोजिशन डीलर कहला रहे हैं, तो उनको क्या करना होता है, अपना क्वार्टरली रिटर्न सबमिट करना होता है जीएसटीआर 4 के अंदर। ठीक, तो जो नेक्स्ट क्वार्टर होगा उसके पहले मंथ में ही 18th तक आपको अपना रिटर्न सबमिट कर देना होगा, जीएसटीआर 4 सबमिट कर देना होगा। जनरली अब नॉर्मल टैक्स पेयर होते तो मंथली रिटर्न आपका जाता है, और कई रिटर्न जाते हैं मंथ में, है ना, 3 से 4 रिटर्न आपके जाते हैं। तो अभी आपको क्या हो गया, रिटर्न की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई, आपको बहुत सारा रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना क्वार्टरली रिटर्न सबमिट करिए। अब दूसरी चीज़, अगर आप नया टैक्स पेयर है, मतलब फर्स्ट टाइम आप रजिस्ट्रेशन कराने आए हैं जीएसटी के अंदर, और आप कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट कर रहे हैं, तो आपको जीएसटी आरईजी 01 के अंदर ही अप्लाई करना पड़ेगा और कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट करना पड़ेगा। ठीक, पर अगर आप एक एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर है, मतलब ऑलरेडी आप रजिस्टर्ड थे एज अ नॉर्मल टैक्स पेयर, और फिर आपको लगता है कि नहीं आपको कंपोजिशन स्कीम के अंदर खुद को रजिस्टर करना है, तो ऐसे केस में आपको जीएसटी सीएमपी 02 को 02 के थ्रू आपको अप्लाई करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन के लिए। क्लियर है, सीएमपी मतलब कंपोजिशन स्कीम। तो जीएसटी सीएमपी 02 के अंदर आपको जीएसटी पोर्टल के थ्रू उस फॉर्म को डाउनलोड करके उसमें फिर आपको अपलोड करना पड़ेगा अपनी डिटेल, और इस तरह से आपका रजिस्ट्रेशन होगा। इसके अलावा जो आपका इम्पॉर्टेंट बात हो गई वो क्या हो गई कि रजिस्टर्ड टैक्स पेयर जो होंगे कंपोजिशन स्कीम के अंदर, उनको बिल ऑफ सप्लाई इशू करना पड़ता है, ना कि टैक्स इनवॉइस आपको इशू करना पड़ता है। जहाँ पे हमने बिल ऑफ सप्लाई और टैक्स इनवॉइस का देखा था केस, वहाँ पे हमने ये चीज़ बहुत अच्छे से समझी थी कि बिल ऑफ सप्लाई किसको इशू करना पड़ता है और टैक्स ऑफ इनवॉइस कौन इशू करता है। तो बिल ऑफ सप्लाई जो भी कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट किए हैं उनको बिल्कुल भी करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उनको बिल ऑफ सप्लाई करना, उनको टैक्स इनवॉइस इशू करने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक, इसके अलावा सेक्शन 16 में बोला गया कि गुड्स एंड सर्विसेज विच कंपोजिशन टैक्स हैज़ ऑलरेडी बीन पेड अंडर सेक्शन 8 डू नॉट अप्लाई टू आईटीसी। मतलब अगर आप कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट करके रखे हैं तो आप इनपुट टैक्स का क्रेडिट भी नहीं ले सकते। सिंपल लैंग्वेज में कि आपको क्या करना होता है, आपको बिल ऑफ सप्लाई इशू करना पड़ता है, टैक्स इनवॉइस नहीं इशू करना पड़ता है, आपको आईटीसी आप लेने के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं, आपको क्वार्टरली रिटर्न जीएसटीआर 4 में फाइल करना पड़ता है, आपको एनुअल रिटर्न जीएसटीआर 9A में करना पड़ता है। कंपोजिशन स्कीम के लिए एनुअल रिटर्न जीएसटीआर 9A में जाता है, तो आपको वो रिटर्न फाइल करना पड़ता है एनुअल के लिए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, आपको एक न्यूमेरिकल के थ्रू अब हम कंपोजिशन स्कीम के अंदर टैक्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि केएमपी लिमिट एलएलपी है, उन्होंने पेमेंट ऑफ टैक्स कंपोजिशन स्कीम के अंदर ऑप्ट किया 2020-21 के लिए। ठीक है, उनका जो 2020 और 21 का जो टर्नओवर था वो कैसे था, तो आपका सप्लाई किस चीज़ की हुई, उस सप्लाई की वैल्यू क्या है, और वो गुड्स या सर्विसेज किस रेट को जीएसटी के अट्रैक्ट करती थी, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाए। जैसे सप्लाई ऑफ मैन्युफैक्चर गुड्स, ये कौन कौन सा करते थे, गुड्स मैन्युफैक्चर में सप्लाई करते थे, 20 लाख की उनकी वैल्यू ऑफ सप्लाई थी और 18% का जीएसटी लगता था। सप्लाई ऑफ क्रेडिट गुड्स कर रहे थे, 10 लाख का वो उसकी वैल्यू थी और 12% की जीएसटी उस पर अट्रैक्ट होती थी। और मैन्युफैक्चर्ड गुड्स की सप्लाई करते थे, वो जो गुड्स था वो निल रेट को अट्रैक्ट करता, 0% के रेट को अट्रैक्ट करता था, और 5 लाख उसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई थी। तो आपको क्या करना है, कैलकुलेट टोटल टैक्स लायबिलिटी इन अ कंपोजिशन स्कीम इफ द फर्म फुलफिल्स ऑल कंडीशन फॉर अडॉप्शन ऑफ कंपोजिशन लेवी। कंपोजिशन लेवी को अडॉप्ट करने के लिए जो जो कंडीशंस चाहिए थी वो सारी कंडीशंस केएमबी ने
फुलफ़िल कर ली है और वो कंपोज़िशन स्कीम के अंदर रजिस्टर्ड हुआ है, तो अब आप बताइए कि कंपोज़िशन के हिसाब से इनकी टैक्स लायबिलिटी कितनी बनती है, ठीक है? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैन्युफैक्चर गुड्स कितने हैं, उसका टोटल टर्नओवर देख लेंगे क्योंकि आपको पता है कि अब फिक्स परसेंटेज से आपको टैक्स देना है, वो भी फिक्स परसेंटेज से। सबकी कैटेगरी अलग है। मैन्युफैक्चर गुड्स था तो उसके लिए 1% था, है ना? सर्विस प्रोवाइडिंग आप करते हैं तो उसके लिए अलग परसेंटेज परसेंटेज था आपका, है ना? ट्रेडर हैं आप तो उसके लिए अलग परसेंटेज था। तो अभी आपको यहाँ पे क्या करना है, उन तीनों कैटेगरीज़ में अगर वो कई सप्लाइज़ कर रहे हैं तो आपको कैटेगरी वाइज़ डिवाइड करके फिर उसका टर्नओवर देखना होगा, उसका फिक्स परसेंटेज चार्ज करना होगा। तो मैन्युफैक्चर गुड्स ये कितना कर रहे हैं? तो 20 लाख कर रहे हैं और 5 लाख, 25 लाख की वो गुड्स को मैन्युफैक्चर करते हैं, ठीक है? तो कंपोज़िशन लेवी के अंदर जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं, उनका रेट कितना है? 1% का रेट है, ठीक है? तो 1% का रेट है तो हम क्या करेंगे, आपका जो टर्नओवर है, टर्नओवर कितना है? 25 लाख का, तो 25 लाख का 0.5% सीजीएसटी कैलकुलेट कर लेंगे और 25 लाख का ही एसजीएसटी 0.5% कैलकुलेट कर लेंगे, तो 12,500, 12,500 ये क्या आ गया हमारा मैन्युफैक्चर्ड गुड पे जीएसटी का अमाउंट आ गया, ठीक? 18% का था तो 18% टैक्स लगेगा, ऐसा है क्या? नहीं, क्योंकि कंपोज़िशन स्कीम ऑप्ट की, फिक्स परसेंटेज से आपको टैक्स देना होगा, वो भी टर्नओवर का, ठीक है? हमारा जो ट्रेडेड गुड्स है, वो कितना है? तो टैक्सेबल जो सप्लाई हुई है ट्रेडेड गुड्स के लिए, वो हमारी कितनी है? 10 लाख, क्योंकि नील रेट लग रहा है उस पे, तो 10 लाख की आपकी टैक्सेबल गुड्स की सप्लाई हुई है, ट्रेडेड गुड्स की। तो उसमें आपका 10 लाख का 0.5%, क्योंकि ट्रेडेड गुड्स के लिए भी 1% था, तो सीजीएसटी आपका 10 लाख का 0.5% लगेगा, एसजीएसटी आपका 10 लाख का 0.5% लगेगा, 5,000 आपका हो जाएगा। तो अब टोटल टैक्स लायबिलिटी कितनी बन गई है केएमबी एलएलपी की? तो हम सीजीएसटी चेक कैलकुलेट करेंगे, 12,500 मैन्युफैक्चर्ड गुड का प्लस 5,000 आपका ट्रेडेड गुड्स का, 17,500 सीजीएसटी है और एसजीएसटी भी सेम अमाउंट आएगा, 12,500 आपका मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का और 5,000 आपका ट्रेडेड गुड्स का, 17,500। तो टोटल अगर हम बात करते हैं, टोटल टैक्स लायबिलिटी जो टैक्स पे करना पड़ेगा, वो कितना करना पड़ेगा? 35,000 पे करना पड़ेगा। तो ये कंपोजिशन स्कीम है और ये इसके असेसमेंट के तरीके हैं। तो आई होप आपको ये पूरी बात क्लियर हुई होगी कि कंपोजिशन स्कीम कैसे होती है और क्या चीज़ें हैं इसमें, और इसी के रिगार्डिंग पूरा क्वेश्चन आता है, जो भी एग्जाम में भी पूछा जाता है वो इसी तरीके से पूछा जाता है। तो आपको लिखना होगा, अगर फीचर्स भी पूछ रहे हैं तो आपको ये जो प्रोविज़न है वही उसके फीचर्स बना के लिखने पड़ते हैं कि ये एक ऑप्शन है, किसको अवेलेबल है, किसको अवेलेबल नहीं है, रेट ऑफ टैक्स क्या है, रिटर्न फाइलिंग क्या है ना? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, अगर आप रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर आते हैं तो कंपोजिशन स्कीम एप्लीकेबल नहीं होगी। तो ये सब क्या है? ये सब आपके फीचर्स बन के जाते हैं। तो एग्जाम में जब भी कुछ पूछा जाए, प्रोविज़न पूछा जा रहा है तो प्रोविज़न की तरह लिखिए, और अगर रिस्ट्रिक्शन वगैरह पूछे जा रहे हैं तो जो नॉट एलिजिबल वाले हैं, वो सारे रिस्ट्रिक्शंस में कंडीशंस चले गए कि जो एलिजिबल नहीं है। तो क्वेश्चन जैसा पूछा जा रहा है आपको यही प्रोविज़न मेंशन करना है उस हेडिंग के अंदर। सो आई होप आपको क्लियर होगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।